आज की क्लास में मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ एंजाइम्स एंड केमिकल्स। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं जो हम माइक्रोब्स का यूज करके बनाने वाले हैं। जैसे अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, विटामिन सी बनाने के लिए हम लोग एक फंजाई का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, एस्परजिलस निगर या एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन सी के जो स्ट्रिप्स वगैरह जो आते हैं मेडिसिन के, काफी सस्ते आते हैं। कोरोना टाइम के पहले और ज्यादा वो सस्ता था, बट अब प्राइस उसका इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, जबकि उसका जो सोर्स है वो काफी चीप है। ठीक है, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जो आपने देखा होगा चाउमीन में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में सब्जियां जो बनती है उसमें डाला जाता है। तो एक बैक्टीरिया इसका सोर्स है, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटी। लैक्टिक एसिड सबसे पहले इसी से मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करा है, इसको हम लैक्टोबैसिलस से बनाते हैं जो एक बैक्टीरियम है। ब्यूटाइरिक एसिड भी हम एक बैक्टीरियम से बनाते हैं, नाम है उसका क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कई बार इसका नाम आ चुका है। इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल हम इससे बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे जितनी चीजें हैं आपको सब याद हो गई होंगी, कई बार मैंने आपको रिपीट कर रखा है, कुछ नया नहीं है इसमें। सिट्रिक यस एसिड मैम। सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड आप सुनते आ रहे हैं। बस आपको यहाँ पे ये याद करना है कि हाँ, इसको आप कैसे किस तरीके से क्या बनाने का यूज करना। दूसरी बात आपको याद रखना होगा कि ये है क्या, कई तो बच्चों को यही नहीं, आप किसी बच्चे से पूछिए बताओ एस्परजिलस निगर क्या है, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, बैक्टीरिया है कि फंजाई है या वायरस है। तो सबसे पहले इसको तो दिमाग में रखिए कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास लाइपेज एंजाइम आपने पढ़ा है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ये क्या है, कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो करता क्या है, लिपिड को तोड़ने का या लिपिड को डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, तो लाइपेज का यूज जिसकी वजह से हम लोग डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एक, मान लीजिए हैंकी है, कोई रुमाली है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं अगर कोई स्टेन लग जाता है तो ऑब्वियस है कि स्टेन कैसा है, ऑयली है। ऑयली का मतलब ये इसका नेचर क्या होगा, लिपिड नेचर होगा। और लिपिड को अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइपेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर और लिपिड, कभी भी आपने क्या पढ़ा है, लिपिड्स कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो अगर आप सिर्फ पानी से धोने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी वॉश नहीं होगा, जिसकी वजह से डिटर्जेंट बनाने के लिए हमेशा किस चीज का यूज किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए हमेशा लाइपेज एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ड्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप घर में भी जूस बनाने का काम करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि वो जो जूस बनते हैं उसमें पल्प होता है प्रॉपर, काफी थिक होता है। लेकिन अगर आप मार्केट से बॉटल जूस खरीद के लेके आते हैं तो बॉटल जूसेस कैसे होते हैं, वो क्लियर होते हैं। ठीक है, तो बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस का यूज किया जाता है। तो आगे लिख लीजिए, पेक्टिनेजेस पेक्टिनेजेस एंड proteases pectinases and proteases are used used to clear the bottled juices। ये क्लियर होते हैं किसकी वजह से, पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस की वजह से। ठीक है, जो फ्रूट जूसेस आप बनाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया, हेडिंग मैंने दिया यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, कहानी समझना है बहुत अच्छे से। स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज है क्या। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है क्या क्लॉट बस्टर है। ये क्या है, क्लॉट बस्टर है, क्लॉट बस्टर। इसका मतलब है कि अगर ब्लड की कैपिलरी में
अगर क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जिसकी मायोकार्डियल सर्जरी वगैरह हुई होती है तो उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज कॉन्स्टिट्यूएंट वाला मेडिसिन जो है वो लिखा जाता है। रीजन क्या है, ये क्लॉट बस्टर है, मतलब कहीं पे भी अगर क्लॉट्स बनने वाला होगा तो उसको ये क्या करता है, वहां से फ्लश करने का, हटाने का काम करता है। क्लॉट्स को क्या करता है, ये हटाने का काम करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आया। क्वेश्चन ये राइज होता है, पहली चीज जो आपने सीखी है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लॉट बस्टर है। क्या है? क्लॉट बस्टर है। ठीक है, क्लॉट बस्टर करता क्या है? तो क्लॉट बस्टर करता है रिमूवल ऑफ क्लॉट्स। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ मैं आगे आपको ऐसे करके। ये करता क्या है? रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अब ठीक है, कोई ये भी तो पूछ सकता है ना कि ये करता क्या है। अगर मैंने आपको चार ऑप्शन बना दिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, which of the following is the function of streptokinase? पहला मैंने दे दिया यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। दूसरा मैंने लिख दिया इन रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को प्रिंट कर ले कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो ब्लड के वेसल से ब्लड के क्लॉट्स को हटाने का काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है उन पेशेंट्स के लिए जो कि मायोकार्डियल सर्जरी से गुजरे हैं। ठीक है, अब पता चला क्लॉट बस्टर नहीं तो डॉक्टर ने इतनी मेहनत करके सर्जरी की है, फिर उसको हार्ट अटैक आ गया या फिर उसको हार्ट फेलियर हो गया, बहुत सारा रीजन हो सकता है उसका। ठीक है, अब ये बनता किससे है? ये भी एक बैक्टीरिया से बनता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एक बार है, फिर से बोलिएगा। हाँ देखिए मैं पूरा शुरू से ना मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक बैक्टीरिया से बनता है। अ बैक्टीरियम अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए, शुरू से फिर से सुनिए। देखिए क्या क्या बोला मैंने अभी तक आपको। मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा रही हूँ, सॉरी स्ट्रेप्टोकाइनेज। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत मतलब अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, साइक्लोस्पोरिन ए। अब स्टोरी सुनिए, स्टोरी क्या है, कई बार मैंने आपको सुना रखा है। ये एक पर्सन ए है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसका हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, तो इसको जो हार्ट है वो मिलना है इस पर्सन बी से। पर्सन बी से क्या मिलना है इसको? हार्ट लगाना है, मतलब इसके क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर, क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर इसको दिया जा सकता है। अब जीते जी तो कोई देगा नहीं ना, हार्ट तो एक ही होता है ना।
अब ऐसा तो है नहीं कोई बोले नहीं भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये लो मेरा हार्ट ले लो, ऐसा थोड़ी होता है, बेचारा खुद ही मर जाएगा फिर। तो वही कंडीशन हो सकती है कि क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर इस बंदे का हार्ट जो है इस पर्सन ए को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना आपको आसान देखने में लग रहा है। होगा क्या, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको सिखा दूं, अब है क्या, इस पर्सन बी का हार्ट जो है पर्सन ए को लगने जा रहा है, तो इसको टेक्निकली बायो में हम लोग ग्राफ्ट नाम देते हैं, ग्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। रिसेंटली अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें इम्यूनिटी भी पढ़ाया आपको, और जब मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ा रही थी तो इम्यूनिटी में मैंने आपको टी हेल्पर सेल भी पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने आपको, टी हेल्पर सेल भी पढ़ाया। तो ये जो टी हेल्पर सेल है, क्या है यहाँ पे, टी हेल्पर सेल है। तो ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, इस ग्राफ्ट को बोलेगा नहीं भाई तुम बाहर जाओ, तुम मेरी बॉडी के नहीं हो, मतलब टी हेल्पर सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नीट का क्वेश्चन है, टी हेल्पर सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बार बार बोलेगा कि नहीं क्या होना है, इसको यहां से रिजेक्ट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। इस टी हेल्पर सेल प्लस आपके पूरे इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट मेंबर है, इंपॉर्टेंट सदस्य है ये, तो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, सप्रेस करने के लिए एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, ये मैंने आपको इतनी कहानी से अभी तक समझाया। अगर कोई आपसे कल को पूछे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट या व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, तो अगर आप उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग नहीं देंगे तो वो पेशेंट जिंदा बच ही नहीं सकता है, क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है वो रिजेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा जब ऐसा है तो फिर तो इस पेशेंट के लिए डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है, इसको जिंदगी भर वैसे सारे फैक्टर से बच के रहना पड़ेगा जो कि क्या करे, इसको इन्फेक्शन पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ध्वस्त करके फिर उस ग्राफ्ट को उसकी बॉडी में सरवाइव कराया जाता है। आपको बात समझ आई, कहानी समझ आई। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बनाने के लिए। क्या करने के लिए, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बनाने के लिए। तो ये क्या है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, इन इन organ transplant patients, in organ organ transplant, in organ transplant patients, organ transplant patients। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक फंजाई से बनाया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, तो आगे लिख लीजिए, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए is produced by, cyclosporin A is produced by the fungus, the fungus, नाम क्या है उसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, द फंगस ट्राइको, TRICHODERMA, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और क्योंकि ये हैंड रिटन है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, मैंने हाथ से लिखा है इसको। तो आप एक नॉर्मल से फंजाई का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए बना रहे हैं। तो माइक्रोब कौन है, फंजाई है, नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या बना रहे हैं आप, साइक्लोस्पोरिन ए, काम क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया,
ये मैंने आपको अभी भी बताया, जो स्टोरी आपने सीखा, दैट इज रिगार्डिंग साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टैटिन्स की बात करते हैं हम लोग। साइक्लोस्पोरिन ए आपने देखा, अब हम लोग स्टैटिन्स की बात करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है ये, STATINS, स्टैटिन्स। कौन नाम क्या है इसका? स्टैटिन्स, ठीक है। तो इसको एक यीस्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। स्टैटिन्स जो है इसको कैसे बनाया जाता है? एक यीस्ट का यूज करके इसको बनाया जाता है स्टैटिन्स को। चलिए आगे लिख लीजिए इसमें स्टैटिन्स, STATINS, statins are produced by the YEAST, by the yeast, Monaskis purpureus, Monaskis, MONASCUS, Monaskis purpureus, PURPURES, मोनास्कस भी फ्यूरियस भी कई टीचर्स बोलते हैं इसको, स्पेलिंग यही रहेगी, स्पेलिंग में तो कोई फर्क नहीं होगा, है ना। करता क्या, काम क्या है इसका, काम भी देख लेते हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, blood cholesterol lowering, used as blood cholesterol lowering agents। इसको हम लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, मतलब कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सब को हम लोग? देखिए ये सब कुछ जो आपने पढ़ा ना, ये जो भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ रहे हैं, ये सब किसके अंदर था? ये सब था, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, सब कुछ क्या पढ़ाई कर रहे थे, मैं समझा देती हूँ क्या मतलब होता है इसका। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आपकी बॉडी है या कोई ह्यूमन है, कोई भी है, उसकी बॉडी में ना एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रिगार्डिंग बात करें, अगर हम किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, तो जो इस पर्सन का मेटाबॉलिज्म होगा, जो क्या होगा, इस पर्सन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म में जिस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बिना आप उसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट कराने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, तो उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराने के लिए बाहर से जब आप किसी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराने का काम कर रहा है, उसको हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बैठा हुआ, ये एक प्रॉपर फिजियोलॉजी का पार्ट हो जाता है। जब आप किसी को स्टैटिन दे रहे हैं, तो स्टैटिन देने का मतलब है कि वो बैठा नहीं रहेगा, वो आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करेगा ही करेगा। अगर आप किसी को साइक्लोस्पोरिन ए दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसको किसी दूसरे पर्सन का कोई भी बॉडी पार्ट लगा है, तो इसका मतलब है कि वो बैठा नहीं होगा उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में उतने टाइम तक टी हेल्पर सेल को दबा के बैठा होगा, बोलेगा कि नहीं भाई तुम अगर जंप करोगे तो फिर ऐसा होगा, ये पेशेंट ऊपर चला जाएगा, तो तुमको हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए तुमको सप्रेस होके दब के रहना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये सब जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे
इसके बाद यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक यस क्लियर मैम। है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, ये यहाँ तक टॉपिक था। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, देखिए इंट्रोडक्शन में आपको शो करती हूँ एक बार। ये रहा इंट्रोडक्शन का पेज, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग माइक्रोब की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। अल्कोहल प्रोडक्शन हो गया लार्ज स्केल पे, जैसे हमें कर्ड बनाना है, तो इन सब चीजों में हमने क्या किया? माइक्रोब का यूज किया। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से अब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में, आज के डे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रोइंग पॉपुलेशन की, भाई ठीक है पॉपुलेशन बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब उतना ज्यादा सीवेज भी तो प्रोड्यूस होगा, और उतना ज्यादा अगर सीवेज प्रोड्यूस होगा तो उसको ट्रीट भी तो करना पड़ेगा। किसी नेचुरल वाटर रिजर्वायर में भेजने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। चलिए अब जाके माइक्रोब्स एक दूसरे तरीके से हीरो का रोल प्ले करने वाला है, जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले क्या होता था, छोटी क्लासेस में आपने सिर्फ इनको विलन के रोल में पढ़ा है। ठीक है, और आप सोच के देखिए ना, अगर ये माइक्रोब्स बेचारे नहीं होंगे तो वाटर में, पानी में जो सीवेज वाटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, बहुत सारी चीजें, आप कपड़े धो रहे हैं, कोई भी चीज वॉश कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, जो भी है सब फ्लश होके कहाँ जाता है? वाटर में जाता है। तो वो जो सारा जितना भी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको वहां पे कंप्लीटली डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? माइक्रोब्स करेगा। और ऐसा नहीं है, अब सीवेज वाटर में बहुत सारी चीजें पैथोजेनिक भी होती है, मतलब वो बीमारियां फैलाने का भी काम करेगा। ठीक है, तो आप उसको इसी तरीके से वाटर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? उस वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि जब आपको क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करना है। जब आपको क्या करना है? इसका जहां समझ नहीं आएगा वहां टोक देंगे, मुझे बीच में पूछ लेंगे मेरे से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, 1 मिनट। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट water. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes. Heterotrophic microbes. फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं माइक्रोब्स ही, वापस घूम के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है। नेचुरली, बस हमें थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करना है इसको। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में ऑलरेडी होता है, बस हम करते क्या है? कायदे से उसको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ क्या कैसे करना है, कितना यूज करना है। ठीक है, अब देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, एसटीपी लिख रही हूँ मैं उसको शॉर्ट में। ठीक है, एसटीपी बोलते हैं हम लोग उसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसके 2 स्टेप होते हैं। ऐसे कर रही हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में यहाँ पे 2 पहले प्रॉपर बेसिक स्टेप हैं। पहला है यहाँ पे, फर्स्ट जो है दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है यहाँ हमारे पास। अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट करेंगे कि पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक बकेट है आपके पास, आप एक बाल्टी लेके आए, एक बकेट में आपके पास ना पूरा, आप कहीं से भी गटर से उठा के पानी लेके आए, तो आपको पता चला कि उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऊपर में फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, फिजिकल रिमूवल करेंगे ना, ऊपर से जो चीजें पिक हो सकती है उसको आप सबसे पहले, तो उसको ना पहले सोचना है कि हम पहले करेंगे क्या। तो आप जब उसको सोचना समझना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें आसान हो जाती है। आप साइंस पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई रटने वाला वैसा सब्जेक्ट तो कर नहीं रहे कि आपको कोई चीज रटनी पड़े इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिकल रिमूवल करेंगे। फिजिकल रिमूवल ऑफ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। तो कैसे पार्टिकल्स होंगे ये, लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, ये कर दिया आपने। जब आपने फिजिकल रिमूवल कर दिया, क्या कर दिया आपने, फिजिकल रिमूवल जब आपने कर दिया, ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आप कैसे कर रहे हैं, ये कैसे फिजिकल रिमूवल आपने कैसे किया है, तो ये आपने किया है थ्रू फिल्ट्रेशन मतलब उसको फिल्टर कीजिए, छान लीजिए उसको पूरा। ठीक है, एंड सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन का मतलब है कुछ देर के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें उसमें नीचे तह में जाके बैठ जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं। सेडिमेंटेशन के थ्रू आपने किया। ठीक है, अब क्या होगा, जो फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब तैरने वाला, जो वहां पे डेब्रिस मतलब मलबा जो वेस्ट होता है ना, तैरने वाला जो होता है, ठीक है, उसको फिर फाइनली बार बार सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक छन्ना आपने ऐसा लिया जिसके होल्स बहुत बड़े हैं, दूसरी बार आपने उससे भी फाइन लिया, तीसरी बार आपने उससे भी फाइन लिया, इसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्लोटिंग डेब्रिस, FLOATING, floating debris is removed by sequential filtration। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मिड में कर देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी आपने रखा, यहाँ पे पता चला कि ये वाटर जो है ना काफी मडी है, मड है इसमें और बहुत सारी चीजें ग्रीट वगैरह सब कुछ है। तो आप जब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देंगे तो होता क्या है, नीचे सेडिमेंटेशन नहीं होता है, इसमें सेडिमेंट्स नहीं बैठते हैं, इसमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लास्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रिट है, सॉइल है, स्मॉल पेबल्स है, उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू हटा लेते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज द ग्रिट, द GRIT, ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को बोलते हैं हम लोग, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स
PEBBLES, small pebbles are removed by sedimentation, removed by sedimentation, sedimentation के थ्रू आपने उसको रिमूव कर दिया, है ना। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फाइनल सेडिमेंटेशन के थ्रू आप हटा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आपने सेडिमेंट कर लिया वहां पे, मान लीजिए यहाँ पे ये वेसल है जिसमें आपने रखा था, तो इस वेसल में क्या होगा, एक पार्ट तो उसका होगा जो नीचे बैठा होगा, और दूसरा पार्ट तो उसका होगा जो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड होगा। समझिएगा ध्यान से, दूसरा पार्ट क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं, EFFLUENT, ऊपर वाले को हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं। और जो नीचे सॉलिड जो सेटल डाउन हो गया उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। बच्चे उल्टा समझते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। बच्चे उल्टा समझते हैं, वो समझते हैं कि ऊपर वाला जो ये फ्लूइड पार्ट है इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। नहीं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो एफ्लुएंट को आगे पास किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, बट उसके पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि all solids that settle form the primary sludge, form the primary sludge, क्या बनाता है, ये प्राइमरी स्लज बनाएगा, ठीक है। और जो बच गया उसके ऊपर, उसको सुपरनेटेंट हम लोग बोलते हैं। एंड द, कई जगह बायो में टर्म आता है, एंड द supernatant forms the, थोड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट, एंड द supernatant forms the effluent, supernatant forms the effluent, एफ्लुएंट बना। और यही एफ्लुएंट जो है इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाएगा। लास्ट पॉइंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, इस एफ्लुएंट को आप आगे भेजिएगा। कहाँ, बोलिएगा भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा काम ओवर हो गया, अब तुम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाओ यहाँ से, ठीक है। द एफ्लुएंट is taken for the secondary treatment, चलिए हो गया ये। इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देते हैं। तो इतना यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट था, काफी आसान है, काफी इजी है ये। चलिए आगे चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अभी तक इसमें कहीं माइक्रोब का कोई रोल आया क्या, नहीं, तो हम इसको नहीं बोलेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आगे चल रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। आगे हम देख रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट 2000% रोल माइक्रोब्स का है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसके बिना आप करा ही नहीं सकते। माइक्रोब्स गायब
सेकेंडरी ट्रीटमेंट गायब, आप हवा में सोचते रहिए, हो ही नहीं सकता ये। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको एनी हाउ माइक्रोब्स चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से हमने बोला कि ये क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, आपने क्या किया था सबसे पहले, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो था वहां से एफ्लुएंट लिया था आपने, ये देखिए ना नीचे आपने क्या लिया था, एफ्लुएंट लिया ना आपने। तो इस एफ्लुएंट को आपने क्या भेजा, लार्ज एरेशन टैंक में पास कर दिया सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला जो आपने काम किया वो ये किया कि जो एफ्लुएंट था, द प्राइमरी एफ्लुएंट, द प्राइमरी एफ्लुएंट, the primary effluent is passed into large aeration tanks, large aeration tanks, आपने इसको लार्ज एरेशन टैंक में पास किया। एरेशन टैंक है ये, क्या है ये, एरेशन टैंक है, मतलब इसमें एयर जाने की फैसिलिटी है, ठीक है। अब ऐसी फैसिलिटी है इसमें कि इसमें हवा के जाने की भी फैसिलिटी, और एजिटेशन मतलब होता है, आप किसी जैसे कैसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आपने देखा होगा ब्लेड्स लगे होते हैं, आप जैसी ग्राइंडिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको पूरा थोरोली मिक्स करने का काम करता है। तो इसमें फैसिलिटी ऐसी होती है कि यहाँ पे एयर भी पास हो सकता है, टैंक्स where it is mechanically agitated, mechanically agitated, एजिटेशन मतलब ग्राइंडर की तरह उसको एजिटेट किया जाएगा, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इन, एयर इज पम्प्ड। ऐसा पता है क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, बोला जाता है कि चलो भाई जितने माइक्रोब्स, कितना नंबर बढ़ा सकते हो अपना उतना नंबर बढ़ा लो। तो इसमें जब इतना आपने एयर पास कराया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फ्लॉक्स फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो मासेज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। तो ये जो आपने किया, इट लीड्स टू, ऐसे लिख लीजिए, ये वाला जो स्टेप है, इट लीड्स टू vigorous growth of, it leads to vigorous growth of aerobic microbes, जिसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, फ्लॉक्स, FLOCS, फ्लॉक्स का नाम देते हैं हम लोग, किसका नाम देते हैं हम लोग, फ्लॉक्स का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा, अच्छा ये अकेला ही उधर जा रहा है, एक मिनट, इंटू यहाँ पे मिस हो गया है, इंटू कर देती हूँ, हाँ, माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स हो गया। फ्लॉक्स क्या होता है वो मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए फ्लॉक्स लिख लीजिए विद इन ब्रैकेट करके, FLOCS। ये भी नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है। फ्लॉक्स इज मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओनली बैक्टीरिया, ओनली फंजाई, फंजाई एंड वायरस, बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी कंफ्यूज करने की कोई कमी थोड़ी है ना। तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई, लिख लीजिए, masses of bacteria associated with fungal filaments हो गया, ये फ्लॉक्स हो गया, सीख गए आप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है।
अब ये जब ग्रो करेंगे ना तो इसकी खासियत क्या है कि फ्लॉक्स कंज्यूम, ऐसे कर देती हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी करते हैं। फ्लॉक्स कंज्यूम, फ्लॉक्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ, फ्लॉक्स कंज्यूम मेजर पार्ट, ज्यादातर जो पार्ट है ना सीवेज का, उसको ये क्या करेगा, मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। हम तो इसी एम से कर ही रहे थे ना कि भाई ये नंबर बढ़ाएगा तो जितना ज्यादा उसमें क्या है, माइक्रोब है, उसको मतलब माइक्रोब जो है जितना ऑर्गेनिक मैटर है सबको ये खाने का काम करे। ठीक है, तो इसने क्या किया, एफ्लुएंट के ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खा गया, कंज्यूम कर दिया। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होगा, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो गया। दिस रिड्यूसेस बीओडी। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, अगर आप एक बंद कमरे में एक बच्चे को बिठाइए और उसी में 40 बच्चे को बिठाइए, तो जो 40 बच्चे हैं उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब ज्यादा होगा, जब एक ही वॉल्यूम वाले रूम में बच्चों का नंबर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एफ्लुएंट का क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी तो कम किया ना माइक्रोब्स ने मिलके ऑफ द एफ्लुएंट, जिसकी वजह से बीओडी क्या हो गया, कम हो गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ये वाटर जो है ना ये लगातार तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक इसका बीओडी जो है वो कंप्लीटली कम ना हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए द सीवेज वाटर is the sewage water is treated till the BOD is reduced, till the BOD is reduced, जब तक कि इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरा रिड्यूस होके कम ना हो जाए, है ना। अब जब बीओडी पूरा, जब यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो बीओडी जब कम हो गया तो फिर इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे सेटलिंग टैंक में पास किया जाएगा। आगे मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ूं उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग। हो गया, ये एरो दे देती हूँ ताकि पता चले इसके आगे भी कुछ है। यहाँ पे ये लीजिए। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट जो है, नाउ द एफ्लुएंट is passed into a settling tank, into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to settle। बोला जाता है हाँ भाई ठीक है, अब तुमको हमने बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया, अब क्या करो, सेटल हो जाओ, मतलब वहां पे वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो जब वहां पे वो क्या, अलाउड टू सेटल और सेडिमेंट, सेडिमेंट, वो क्या हो गया, वहां पे सेडिमेंट होके बैठ गया, सेडिमेंट हो गया। ठीक है, अब इस सेडिमेंट को हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, याद रखेंगे। ये जो है ना, ये यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ना इसके ब्रैकेट में ऐसे, ये जो सेडिमेंट है ना,
एक्टिवेटेड स्लज इसका नाम है, एक्टिवेटेड, SLUDGE। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, इसका स्मॉल पार्ट जो है वो रख लिया जाता है इनोकुलम के तौर पे, ताकि जब दोबारा से ये कराना हो तो फर्स्ट वाले टैंक में हम लोग उससे इस्तेमाल करके और हम लोग उसका नंबर जो है वो इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो नोट करके लिख देती हूँ, इसका पार्ट तो नहीं है, नोट यहाँ पे कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इसका इसका एक्टिवेटेड स्लज का, इसकी बात मैं कर रही हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ a small amount of activated sludge is pumped back into the aeration tank। जहां से स्टार्ट किया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, याद आया, जहां फ्लॉक्स का नंबर बढ़ाना था, इनटू द एरेशन टैंक। वहां पे ये इनोकुलम, जैसे कैसे दही जवानी होती है ना, तो हम थोड़ा सा उसमें डालते हैं ना, जिसको स्टार्टर या इनोकुलम बोलते हैं हम लोग, तो वही काम यहाँ पे भी करता है, इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। बस हो गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। अब फिर क्या किया जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचा ना, उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा। पहले तो एरोबिक में भेजा था आपने, अब इसको आप कहाँ भेज रहे हैं, एनारोबिक में भेज रहे हैं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters, ANAEROBIC, anaerobic sludge digesters, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और यहाँ पे ना अब एनारोबिक वाली बैक्टीरिया एरोबिक वाली सारी चीजों को खा जाएगी, बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पे क्या होगा पता ही आपको, नाउ anaerobic bacteria digest the जिसको आप पहले से ग्रो करा के लाए थे, बैक्टीरिया एंड फंजाई एनारोबिकली। ठीक है, फिर क्या होगा अब, अच्छा एक बात आपको पता है कि कहीं पे भी एनारोबिक जब आप वहां पे करा रहे हैं डाइजेशन, तो जो गैस रिलीज होती है वो क्या है, मीथेन वगैरह गैस रिलीज होती है वहां पे। तो एनारोबिक डाइजेशन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग anaerobic digestion bacteria produce a mixture of gases form
आगे पढ़ाऊंगी भी मैं आपको बायोगैस प्लांट। ये क्या बनाने का काम करता है? बायोगैस बनाने का काम करता है, ठीक है। और बायोगैस का यूज आपको पता है। तो अब क्या है यहाँ पे, फाइनली जो एफ्लुएंट बचा उसको क्या किया जाता है, क्योंकि इसका बीओडी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। और अब जो एफ्लुएंट जो है, द एफ्लुएंट, उसको हम नेचुरल रिजर्वोयर में रिलीज कर देंगे। द एफ्लुएंट is is generally released into natural water bodies, natural water bodies, ठीक है। उसमें इसको रिलीज कर दिया जाता है। चलिए, हो गया ये मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये मैंने आपको कराया है। इस पेज का फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको दोनों एक्शन प्लान दिखा देती हूँ एक बार। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान दो ही हमारे देश में, ठीक है। ये रहा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये देखिए, एक है गंगा एक्शन प्लान, और यमुना की तो क्या हालत है पता ही आपको। बाकी चीजों में तो दिमाग जाता है कि भाई चुनाव में कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कितने पैसे खर्च करेंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो एक आप देख लीजिए, यमुना एक्शन प्लान दिखता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं इसमें, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का। और लोग तो बेवकूफ है ना, ये सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं जाएगा और वो देखेंगे भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि अब ये देखिए मैंने यमुना एक्शन प्लान करा है, तो यहाँ पे तो ये वही पोल्यूशन ही शो कर रहे हैं। जो प्लान है वो इस तरीके से ऐसे करके, यहाँ पे देखिए, इसको बहुत बड़े पैरामीटर पे ऐसे करके बनाया जाता है इसको। ये देखिए, ये भी एक बस यहाँ पे जो पाइपलाइन वगैरह वही सब शो हो रहा है। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और एक है गंगा एक्शन प्लान। एक क्या है आपके पास, गंगा एक्शन प्लान है। ये यमुना एक्शन प्लान है। गंगा की हालत तो फिर भी ठीक है, यमुना तो खत्म ही हो गया, गटर ही बना दिया उसको बिल्कुल। गंगा एक्शन प्लान, यहाँ भी वही हाल है देखिए। तो ये ऊपर से दिखता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे, ये तो दूसरी चीज दिखा रहे हैं आप, ये दूसरा ही प्लान दिखाने लगे। हैंग कर रहा था। चलिए, तो ये दो प्लान जो है हमारी कंट्रीज में अभी हमारे पास अवेलेबल है। एक है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इससे शायद दिखे ऐसे, इसका देखिए ऐसे पूरा स्कीम बनाया जाता है कि कैसे कैसे ये बनता है। एक ऊपर से एरियल व्यू भी मैंने देखा है, दिखता है काफी बढ़िया। दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि हमारी कंट्री में तो ऐसे देखिए एरियल व्यू ऐसा होता है इसका। ऐसे देखिए ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना, इतने बड़े बड़े स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं। ये देखिए, यही मैं शो करना चाह रही थी आपको। ये जो है ना, जैसे इस इमेज में देखिए दिख रहा है, तो इतने बड़े बड़े डाइजेस्टर। अच्छा, एक मिनट देखिए, इसको मैं यहाँ से, हाँ एक आ गया। अब देखिए, अब दिखेगा, उसमें छोटा था काफी। अब अगर इसको मैं, अब दिख रहा है, अब ठीक है। हाँ मैम, अब पूरा दिख रहा है। ये एरियल व्यू है। तो कौन इतने अरबों रुपए खर्च करता है, दिमाग किधर जाता है इधर, जबकि सबको पता है जब स्पीच देंगे तो बोलते हैं हमने इतने करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक्शन प्लान पे। भाई अगर किया होता तो ये हालत होती क्या गंगा यमुना की, है ना। तो इधर तो दिमाग जाता नहीं किसी का कि भाई अगर आगे जाके ड्रिंकिंग वाटर हुआ नहीं तो, जैसे कैसे दिल्ली की हालत है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर खरीद खरीद के पीना पड़ता है। मतलब जो नेचर ने हमें दिया था, हालत ऐसी कर दी कि उसी को खरीद के पीना पड़ रहा है। तो वही चीज है, अगर नहीं ध्यान दिया तो आगे जाके गंगा की भी यही हालत होगी। यहाँ कम से कम पानी की वो हालत तो नहीं है, बट इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे हमने कितने मतलब साइंटिफिक तरीके से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है वाटर को ट्रीट करने के लिए, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है।
आज की क्लास में Yes, इतना ma'am. ही। नेक्स्ट हाँ बायोगैस से स्टार्ट।